महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कातिल ने महालक्ष्मी के कुल 59 टुकड़े किए थे। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बटी लाश कभी नहीं आई थी। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार है तो नेपाल से, लेकिन पिछले 35 सालों से वो बेंगलुरु में रहते हैं। एक ही शहर में रहने के बावजूद महालक्ष्मी अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी। 9 महीना पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी मां के साथ रहने के बजाय किराए के घर में अकेले रहती थी। पुलिस इस बात से हैरान थी कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 19 अगस्त को हुई थी। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का फोन बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घरवालों ने कभी पलटकर महालक्ष्मी की खबर लेने की कोशिश नहीं की। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया, जिसके बाद महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर से बाहर आई। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भारती, स्टोरी बुक हिंदी में आपका स्वागत है। 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश को बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कि कातिल ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बटी लाश कभी नहीं आई थी। बेंगलुरु के वैली कवल इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा था कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के कमरे में रखा एक ट्रॉली बैग भी मिला था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक बहुत मुमकिन था कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को इसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला था, इसीलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की तलाशी के बाद पुलिस का यह भी मानना था कि कत्ल इसी कमरे में हुआ है और लाश के टुकड़े भी यही किए गए हैं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना था कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया था। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में यह शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। हेमंत के मुताबिक महालक्ष्मी के साथ अशरफ की दोस्ती थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर यह भी इल्जाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए थे। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की गई। पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं था। बेंगलुरु पुलिस द्वारा कातिल की तलाश जारी थी। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश फ्रिज से बरामद हुई, तब पुलिस को महालक्ष्मी का एक फोन मिला था। ये फोन 3 सितंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पहली बार मुक्ति का नंबर मिला। उधर जब पुलिस ने मॉल के उसी शॉप में जब पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, तो पता चला महालक्ष्मी आखिरी बार वहां 1 सितंबर को गई थी। उसी शॉप के बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि एक लड़का भी उसी 1 सितंबर से गायब है जब से महालक्ष्मी गायब थी। वो लड़का मुक्ति रंजन था। अब पुलिस ने जब मुक्ति रंजन के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को उसके मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास ही था। यहीं से पुलिस को मुक्ति पर शक हुआ। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुक्ति महालक्ष्मी के घर से कुछ दूरी पर ही अपने छोटे भाई के साथ किराए के एक घर में रहता था। पुलिस मुक्ति के बेंगलुरु वाले घर में पहुंचती है। घर पर मुक्ति का भाई मिलता है। वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर को पुलिस ने उसे फोन किया था और फोन पर यह कहा था कि ये
घर फौरन खाली कर दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद मुक्ति अपने भाई से मिलता है और फिर बताता है कि उसके हाथों एक खून हो गया, इसलिए अब वह बेंगलुरु में नहीं रह सकता और वो गांव जा रहा। फिर उसने उसी वक्त बेंगलुरु छोड़ दिया। बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल से उसका लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहला लोकेशन भुवनेश्वर का मिला, फिर कोलकाता। लोकेशन का पता चलते ही बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसी बीच मुक्ति ने अपना सिम बदल दिया। पर अच्छी बात ये थी कि नया सिम उसने अपने पुराने फोन में ही डाला था, यानी उसका लोकेशन अभी भी ट्रेस हो रहा था। भुवनेश्वर में बेंगलुरु पुलिस की तीन टीमें पहुंच चुकी थी। इसी बीच 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुक्ति बड़ी खामोशी से भद्रक जिले के अपने गांव पहुंचता है। घर आने के बाद मुक्ति अपनी मां के सामने भी ये कबूल करता है उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है। उसके बाद करीब 6 घंटे घर में गुजारने के बाद तड़के 25 सितंबर सुबह 4 बजे जब घर वाले सो रहे थे, तब मुक्ति अपने कपड़ों का बैग और लैपटॉप लेकर अपने पिता की मोटरसाइकिल लेता है और घर से निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर वो एक पेड़ पर लटक जाता है और खुदकुशी कर लेता है। मुक्ति की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती तो उसमें से एक डायरी मिलती। उसी डायरी के एक पन्ने पर मुक्ति के हाथों द्वारा लिखित एक सुसाइड नोट था। मैंने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला था। मैं उसके बर्ताव से ऊब चुका था। कुछ पर्सनल मैटर पर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मैंने उसे मार डाला। मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए थे। इस सुसाइड नोट से साफ हो जाता है कि मुक्ति और महालक्ष्मी प्यार में थे, लेकिन महालक्ष्मी कुछ और लोगों के भी करीब थी और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी को मार दिया और चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। मुक्ति ने सुसाइड नोट के कत्ल के 10 दिन पहले यानी 13 सितंबर को ही लिखा था। 31 साल का मुक्ति उड़ीसा के भद्रक जिले का रहने वाला था, लेकिन नौकरी बेंगलुरु में किया करता था। बेंगलुरु के जिस मॉल में मुक्ति काम किया करता था उसी मॉल में महालक्ष्मी भी काम किया करती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती और फिर प्यार हुआ और यही प्यार महालक्ष्मी की जान ले गया। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।